हो क्या गया है अंबर को? अरे जो बात सबकी समझ में आ रही है उसकी समझ में क्यों नहीं आ रही? हद होती है। ये अंबर अपने आप को समझता क्या है? उसे क्या लगता है ये घर सिर्फ उसी का है? रोहन को लेकर जो भी फैसले हुए थे घर वालों ने सबने मिलकर लिए थे और आगे भी यही होता रहेगा। अंबर ने क्या सोचकर अकेले फैसला ले लिया, और वो भी इतना गलत और इतना इनसेंसिटिव फैसला? उसे क्या लगता है वो एक मां को अपने बच्चे से जुदा कर देगा और हम सब लोग उसका साथ देंगे? उसका साथ हम कतई नहीं देंगे। देवयानी, ये बात अब हमारे हाथ में नहीं रही। मामला कोर्ट में जा चुका। अंबर ने हमारी बात तो मानी नहीं, लेकिन कोर्ट की बात तो सुननी पड़ेगी ना। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा भगवान जाने। मैं शुरू से देख रही हूँ इस घर में सब पर अंकुश है सिवाय अंबर भैया की मनमानी को छोड़कर। तो ठीक है, कल से मैं भी कोई बच्चा ले आऊंगी घर में और बोलूंगी कि ये मेरा बच्चा है और उसके माँ बाप को वापस नहीं करूंगी। फिर देखती हूँ मैं कि घर वाले क्या करते हैं। अंबर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है या फिर आप भी मुझे समझाना चाहते हैं कि मुझे रोहन को विशाल और गीत के हवाले कर देना चाहिए? सॉरी भैया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देख अंबर, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। समझने की कोशिश करो। देखो, दोनों तरफ अपने ही लोग हैं, रोहन भी और गीत भी। और ऐसा जब होता है तो इंसान की चाहे हार हो या जीत हो, अंत में हार ही होती है। बात समझने की कोशिश कीजिए भैया। रोहन और गीत के अलावा यहाँ पर एक और इंसान है और वो है विशाल, और वो हमारा अपना नहीं है। अरे हमारा अपना तो छोड़िए, वो अपने बीवी बच्चे का भी नहीं। मतलब? छोड़िए ना भैया। मैं चलता हूँ मॉम। 12 बजे मेरी कोर्ट में हियरिंग है और उसके पहले मुझे लॉयर से भी मिलना है। और अगर नियति रोहन को लेकर कोर्ट ना आए तो प्लीज आप रोहन को लेकर कोर्ट आ जाओ। चलता हूँ। क्या हुआ गीत? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें कोर्ट नहीं जाना है? बस चल रही हूँ। गीत, अगर तुमने कोर्ट में मेरे और रोहन के खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बात की ना, तो कोर्ट में ही तुम्हारे मर्डर का एक और केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना गीत। अगर मुझे रोहन नहीं मिला तो मैं अंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटी, ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? और इसे भी तैयार नहीं किया? 5 मिनट में तैयार कर देती हूँ इसे। क्यों? तुम कोर्ट नहीं जा रही हो क्या? कनू रानी, इन्हें तो मैं बिल्कुल भूल ही चुकी थी
चलो देखती हूँ कि इनकी डामाडोल गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर आई या नहीं। हेलो, हाँ कनू, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। वहाँ सब कैसे है? कनू, यहाँ का हाल तो तुम पूछो ही मत। यहाँ तो ऐसा नाटक चल रहा है कि क्या बताऊं। क्या हुआ भाभी? अरे तुझे पता है ना कनू, अपने अंबर भैया और नियति ने उस रोहन को अडॉप्ट किया था। अरे उस बच्चे के असली माँ बाप आ धमके और कहने लगे लाओ हमारा बच्चा। फिर नहीं कनू, ये पूछ कि उस बच्चे की माँ कौन है? कौन है? गीत है रोहन की माँ। रोहन गीत का बेटा है? और नहीं तो क्या, मैं अपने मन से बनाकर बोल रही हूँ क्या? पता है कनू, होना तो ये चाहिए था कि अंबर भैया चुपचाप रोहन को विशाल जी के हाथों सौंप दे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अंबर भैया ने बोला कि भाई जो करना है कर लो, रोहन को हम किसी को नहीं देंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अंबर भैया ने ऐसे कहा? और नहीं तो क्या कनू, ऐसा ही बोला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाकर फैमिली कोर्ट में देख लो। एक तरफ विशाल जी खड़े और एक तरफ तुम्हारे अंबर भैया। बेचारे उस मासूम बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, जिसे पता ही नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सब छोड़ो कनू, और तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ सब ठीक है भाभी। और भाभी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। कनू, जैसे ही तुमने कहा कि मेरे घर में सब ठीक है, मैं तभी समझ गई कनू कि तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं है। डोंट वरी मिस्टर शास्त्री, इट्स ए सिंपल ओपन एंड शट केस। सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, और रोहन को आपने जब कानूनन गोद लिया है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हेयरिंग का समय हो रहा है, आपका बच्चा नहीं आया अब तक? जी बस कुछ देर और, मेरे घर वाले उसे लेकर आते ही होंगे। उनसे कहिए कि जल्दी आए। अगर पहली हेयरिंग में लेट हो गए तो जज पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी घर पे फोन करके पूछता हूँ कि उसे आने में कितनी देर। हाँ, कीजिए। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी मेरा बेटा, ये उलझी नियति, मुझे पता था कि नियति का ये रोहन को लेकर तुम ही आओगी। भरा कलश है। पर इसका मतलब तुम ये मत समझो कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है। एक उड़ता पल रस्मों के लिए। बच्चा आ गया? जी वकील साहब, मेरा बेटा आ गया। जस्ट ऑन टाइम। हेयरिंग का भी वक्त हो रहा है, चलिए। जी चलिए। अरे आप यहाँ क्यों रुक गए? चलिए, पेशी का समय हो रहा है, आइए। आइए मिस्टर विशाल, हियरिंग का समय हो गया, आइए। मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी वर्सेस मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री, दोनों पार्टियां रोहन नाम के बच्चे पर अपना हक जता रही है। आप शुरू कीजिए। योर ऑनर, ये मासूम बच्चा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, मेरे क्लाइंट मिस्टर विशाल और गीत त्रिपाठी का सगा बेटा है, जो आज से 4 महीने पहले पुणे से गायब हो गया था।
जहां पर मेरे क्लाइंट रहते हैं, और इसके गायब होने की जो FIR दर्ज करवाई थी उसकी कॉपी ये रही। उसके बाद क्या हुआ और कैसे ये बच्चा बाल मंदिर अनाथालय गया और कैसे इसे मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री ने गोद लिया, ये सब आपके सामने रखी फाइल में दर्ज है। और वो औरत जिसने इस बच्चे को अगवा किया था पुणे हवालात में बंद है। उसी के क्लू देने पर पुणे पुलिस बाल मंदिर तक और फिर रोहन तक पहुंची है। और उसके बाद आप मुद्दे पर आइए, आपका केस क्या है? केस बहुत बेसिक है मिलॉर्ड। यहाँ एक अपनों से बिछड़ा हुआ बच्चा है जिसका भविष्य अंधकार में है, और अदालत से गुजारिश करते हैं कि उनको उनका बेटा वापस दिलवाया जाए। आज पूरे 4 महीने बाद मेरे क्लाइंट को उनका बेटा मिला है, लेकिन मिस्टर अंबर उसे देने से साफ इनकार कर रहे हैं। अपने ही सगे बेटे को पाने के लिए इन्हें इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का कानून है? माय लॉर्ड, दरअसल ये कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी बताई जा रही है। माय लॉर्ड, कुछ चुनिंदा बुनियादी सवालों पर आता हूं, और मेरा पहला सवाल है कि ये बच्चा अचानक पूना से गायब कैसे हो गया? माय लॉर्ड, अभी अभी जो आपके सामने रिपोर्ट रखी गई है, ये रोहन के खोने की रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें मिस्टर विशाल त्रिपाठी ने साफ साफ कहा है कि 4 महीने पहले ये बच्चा उनके साथ सब्जी मंडी में कहीं खो गया, जिसे वो अपने साथ लेकर गए थे। और मिलॉर्ड, अब आप ये क्या है? ये रोहन को अगवा करने वाली महिला के पकड़े जाने के बाद पूना के उसी थाने में मिस्टर विशाल त्रिपाठी ने अपना दूसरा स्टेटमेंट दर्ज किया है मिलॉर्ड, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये बच्चा 4 महीने पहले उनके साथ था, लेकिन ये बच्चा सब्जी मंडी में नहीं, चाय की दुकान से लापता हुआ था। मिस्टर त्रिपाठी चाय की दुकान पर शराब पीना चाहते थे, दुकानदार से उनका झगड़ा हुआ और उसी बीच ये बच्चा गायब हो गया। ऐसा शराबी बाप अपने बच्चे को कैसा भविष्य देगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। और तो और इस आदमी ने अपनी पत्नी के 50 लाख रुपए की संपत्ति को अपने नशे की लत में स्वाहा कर दिया। 50 लाख? यस मिलॉर्ड, शादी के वक्त अपने पूर्वजों की पूरे 50 लाख की संपत्ति मिसेज गीत त्रिपाठी के पास थी, जो इस शख्स ने शादी के 2 साल के अंदर ही खत्म कर दी। अपनी अय्याशी में अपनी बीवी के पैसे उड़ाते वक्त इस शख्स ने एक बार भी नहीं सोचा मिलॉर्ड कि ये अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पहनाएगा क्या, शिक्षा कैसी देगा, कैसे संस्कार देगा। और हद तो तब हो गई मिलॉर्ड जब इसके नशे की लत के कारण एक दिन ये बेचारा मासूम बच्चा अगवा हो गया। ये तो ना अच्छा पति साबित हुआ, ना अच्छा पिता। ऐसे गैर जिम्मेदार और लती आदमी की छत्र छाया में कौन सा भविष्य मिल जाएगा इस बच्चे को? मिलॉर्ड, इंसान बदलता भी है और अपनी औलाद के लिए इंसान मौत से भी लड़ जाता है। मेरे क्लाइंट 2 बार शराब छोड़ने की कोशिश में फेल हो चुके हैं, लेकिन इस बार दांव पर उनकी ममता लगी हुई और वो अपने बेटे से 4 महीने दूर रहकर समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अपने कलेजे का टुकड़ा चाहिए, उन्हें अपना बेटा चाहिए, तो उन्हें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। और जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, शायद दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई कानून नहीं है जहां से उसकी औलाद सिर्फ इसलिए छीन ली जाए कि उसका बाप शराबी है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में आधे से अधिक लोग अपनी औलाद से महरूम हो जाते। अब इस अदालत का ध्यान में इस केस के दूसरे पहलू पे दिलाना चाहूंगा मिलॉर्ड। इस बच्चे रोहन की सगी मां श्रीमती गीत त्रिपाठी नियति शास्त्री की मुंह बोली बहन है, और गीत त्रिपाठी की शादी भी शास्त्री परिवार ने ही विशाल से करवाई थी। लेकिन शादी के बाद मिसेस त्रिपाठी निजी कारणों की वजह से शास्त्री परिवार से नहीं मिल पाई, और इस बीच मिस्टर अंबर और नियति शास्त्री के साथ भी कुछ ऐसे हादसे हुए
कि वे अपनी प्रॉब्लम में घिरे रहे और मिसेस त्रिपाठी से नहीं मिल पाए। यह है उस हादसे की रिपोर्ट। और उस हादसे के बाद मिसेस नियति शास्त्री की ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि मिसेस नियति शास्त्री अब कभी मां नहीं बन पाएगी। कुदरत ने इनके साथ जो नाइंसाफी की है, इसलिए मुझे इनसे पूरी हमदर्दी है और मेरे क्लाइंट मिस्टर विशाल को भी हमदर्दी है। लेकिन हमदर्दी का मतलब यह तो नहीं है कि अपनी औलाद उठाकर उन्हें दे दी जाए। अरे इन्हें तो उसी वक्त बच्चा वापस कर देना चाहिए था जब इन्हें पता चला कि यह बच्चा उनकी मुंह बोली बहन का बेटा है। उल्टा अड़कर बैठ गए कि हम बच्चा वापस नहीं देंगे, जिसको जो करना है कर लो। और इसीलिए मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अदालत की शरण में आना पड़ा, क्योंकि मेरे क्लाइंट बच्चे के असली माँ बाप हैं। इनके होते हुए इनका बेटा कोई और कैसे ले जा सकता है? ये तो जुल्म हो जाएगा। जुल्म तो जब होगा मेरे दोस्त, जब ये बच्चा अच्छे माहौल से वंचित करके एक ऐसे घर में पहुंचा दिया जाएगा जहां इसका कोई भविष्य नहीं होगा। मिलेगा तो सिर्फ एक शराबी बाप का साया, जिसके साये में इस बच्चे की जिंदगी नर्क हो जाएगी मिलॉर्ड, नर्क। जिस व्यक्ति का अपना खुद का कोई वर्तमान नहीं है, वो इस बच्चे को क्या भविष्य देगा मिलॉर्ड? किसी भी बच्चे का बाप बनने के लिए सिर्फ जन्म देना काफी नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि उसकी तन मन धन से परवरिश करनी पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है मिलॉर्ड, वो है बच्चे को पालने की नीयत। इनकी नीयत की गवाही तो वो चाय वाला भी देगा मिलॉर्ड, जहां ये शराब के चक्कर में उससे लड़ बैठे और अपने उस बच्चे को भूल बैठे जिसके लिए आज ये इतनी कवायद कर रहे हैं। अफसोस कि इनका बच्चा आज इनकी सूरत पहचानने तक के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट मिस्टर अंबर शास्त्री और नियति शास्त्री को देखकर ये बच्चा ऐसा खुश हो जाता है जैसे ये जन्म से ही इनके साथ में हो। इन 4 महीनों में इस मासूम ने अपने भविष्य के रूप में खुद इनको चुना है। वो कैसे, ये आपको बाल मंदिर का ये रिकॉर्ड बताएगा मिलॉर्ड। ये रहा रिकॉर्ड्स मिलॉर्ड। इसमें बाल मंदिर में काम करने वाले मैनेजर का बयान है और वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों के स्टेटमेंट है। साथ ही बाल मंदिर के ट्रस्टी का वो फैसला है जिन्होंने खुशी खुशी रोहन को मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री को गोद दिया था। मिस्टर शास्त्री नागपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार के होनहार बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी नौकरी करते हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। और दूसरी तरफ है ये एक शराबी, जुआरी, गैर जिम्मेदार, अय्याश आदमी। ये व्यक्ति अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता मिलॉर्ड, तो ये एक बच्चे को क्या फ्यूचर देगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। यहाँ मेरे क्लाइंट को पर्सनल असॉल्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। आप व्यक्तिगत आक्षेप किए बिना अपनी बात कीजिए। जी सर। यह सच है मिलॉर्ड कि आज की डेट में मेरे क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मुझे बस सिर्फ इतना कहना है कि इस केस का फैसला करते हुए दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति के बजाय आप इंसानी रिश्तों को महत्व दीजिए। पैसे से आप बच्चे के लिए महंगे खिलौने तो खरीद सकते हैं, लेकिन अनमोल हमेशा कुदरती रिश्ता होता है, जैसे सगे माँ बाप के सगे औलाद के रिश्ते। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। केस की आगे की कार्रवाई लंच के बाद होगी।